Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduwards News Analysis. Today is 1st May 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduwards News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ अ फर्स्ट आर्टिकल इज 11 डेड आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना. लुधियाना में आप देखेंगे कि यहाँ पर 11 लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है ड्यू टू इनहेलिंग टॉक्सिक गैस. अब कुछ लोग यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में गए थे और वहाँ पर क्या होने लगे, धीरे धीरे जो पर्सन थे वो इनफेक्ट मतलब कि उनको चक्कर आके वो ज़मीन पर गिरने लगे. जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे तो वहाँ पर फिर हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, NDRF, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यहाँ के सारे ऑफिसर, सारे फोर्स वहाँ पर गए और जब उन्होंने यहाँ पे डिटेक्शन किया, सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ पर पता चला कि जो एयर थी उसमें क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये उसमें क्या होता मिक्सचर था. अभी किसने किया, कैसे हुआ, वी डोंट नो अबाउट दिस, बट NDRF एयर क्वालिटी सेंसर डिटेक्ट हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. एयर क्वालिटी में क्या था, हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे मिले गए, जिसके कारण यहाँ पर 11 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है. अभी ये कहाँ से गैस लीक हुई, कैसे यहाँ पर एयर में ये मिक्स हुई, इसका कोई भी सोर्स अभी हमें आइडेंटिफाई से नहीं किया गया है. इसमें यहाँ पे मेनली जो विक्टिम्स है 3 फैमिलीज के मेनली विक्टिम्स हैं और इसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो विक्टिम्स हैं उन्हें यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा 2 लाख ईच for the kin of the death, amount 50,000 and free medical care will be given those who become critical ill and undergoing treatment. और यहाँ पर जो लोग अभी ट्रीटमेंट में हैं, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में हैं, उन्हें यहाँ पे 50,000 रुपीज़ और फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाएगी. और वो फैमिलीज जिनके यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पे डेथ हुई है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, 2 लाख रुपीज़ का उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्रे एरियाज इन लॉ बैनिंग प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नीड फिक्स. अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा एक एक्ट आ जाता है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. ये आया था हमारा 1994 में. अब इसमें कुछ ग्रे एरियाज हैं. इस लॉ का मिसयूज कई बार किया जाता है और मिसयूज करके इसके बहुत सारे जो केसेस हैं जो सेक्स का डिटर्मिनेशन के लिए होता है. प्री नेटल मतलब कि जब बेबी यहाँ पे मतलब विमेन यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर जो बेबी है वो या तो मेल है या फीमेल है, उसका जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे इस लॉ का कई बार मिसयूज किया जा रहा है. तो हम इस लॉ के बारे में देख लेते हैं जिसमें कुछ ग्रे एरियाज हैं, जिसमें बात की जा रही है कि हमें चेंजेस की क्या है इसमें ज़रूरत है. अब हम बात करते हैं प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 में ये एक्ट आया था. इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो हम यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पर पहले क्या होता था, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स थी जिसका यूज़ करके यहाँ पे सेक्स को जो सेक्स सिलेक्शन हुआ था, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो उससे पता करते थे कि ये मेल है, लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की होती थी तो यहाँ पे अबॉर्शन करवा दिया जाता था. तो इसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, टेक्निक्स को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को यहाँ पर लेकर आया जाता है. इसके बारे में हम देख लेते हैं. द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 वॉज इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो इन इंडिया. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1909 में, 1901 में एंड 1991 के बीच में यहाँ पे जो सेक्स रेशियो था इंडिया का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था. 1901 में आप देखेंगे कितना था, 972, और 1991 में ये जो सेक्स रेशियो था वो डिक्लाइन होकर कितना हो गया, 927. मतलब जो फीमेल है, जो गर्ल चाइल्ड है, उनका नंबर धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन होने लगा. पर 1000 मेल पर हमें यहाँ पर 927 जो गर्ल्स है वो मिलने लगी. जब ये सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने लगा तो यहाँ पर फिर इस एक्ट को लेकर आया गया जिससे हम क्या कर सकें. The main purpose of enacting the act is to ban the use of sex selection techniques before or after conception and prevent the misuse of prenatal diagnostic technique for sex selective abortion. यहाँ पे sex selective जो abortion होता है उसको यहाँ पे रोकने के लिए उसका जो यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आया जाता है. अभी इसमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफेंस है उसके बारे में देख लेते हैं. तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, कंडक्टिंग और हेल्पिंग इन द कंडक्ट ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. अगर कोई पर्सन यहाँ पर क्या करता है, जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, तो जो भी इसमें इंक्लूड होगा और जो इसकी हेल्प कर रहा है, दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, इस एक्ट के अंदर ऑफेंस के अंदर आते हैं. इस एक्ट को 2003 में क्या किया था, एक बार अमेंड भी किया था टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज इन सेक्स सिलेक्शन. यहाँ पर सेक्स सिलेक्शन के लिए जिस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए 2003 में इस एक्ट को यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। द अमेंडमेंट ऑल्सो एम्पावर द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर ये जब अमेंडमेंट हुआ उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को क्रिएट किया जाता है। ओके 1988 में हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बी बैन प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू इनैक्टिंग द महाराष्ट्र रेगुलेशन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने क्या किया, 1988 में हमें क्या देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेट बनता है जिन्होंने अपना खुद का प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, इसको यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए खुद का यहाँ पर एक्ट बनाते हैं। इसमें मेन प्रोविजन क्या है कि ये मेनली प्रोवाइड करता है कि जो सेक्स सिलेक्शन है यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन, उसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, इसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट द यूज ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासाउंड एमिनोसेंट्रिक बाय अलाउंग देम दे आर ओनली यूज टू डिटेक्ट फ्यू केसेस। यहाँ पे कुछ फ्यू केसेस में, मतलब जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कई बार अल्ट्रासाउंड और एमिनोसेंटिसिस का यूज करके यहाँ पर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। बट इन रेयर केसेस में अब अल्ट्रासाउंड और एम्नियोसेंटेसिस का यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज इसको आप अगर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, आप इस एक्ट के अंडर में आ जाते हैं। No laboratory and center or clinic will be conduct any test including ultrasonography for the purpose of determining the sex of the fetus। यहाँ पर किसी और टेक्निक का यूज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, दिस एक्ट मैंडेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज। यहाँ पे जितनी भी लैब्स हैं, जो ये जेनेटिक कंसल्टिंग सेंटर्स हैं और जेनेटिक लैबोरेटरीज हैं, जेनेटिक क्लिनिक्स हैं, तो इनको इस एक्ट के अंडर मैंडेट किया गया कि वो अपना कंपल्सरी क्या करवाएं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाएं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन ये करवाया जा रहा है, इसमें जो पूरा केस है बहुत सारा एफआईआर हो रहा है, एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है जो मेल पार्टनर है उनके अगेंस्ट में। और यहाँ पे जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जो फर्स्ट अथॉरिटी है वो कौन है, यहाँ पर बताया जा रहा है पुलिस। मतलब पुलिस से सारी चीज़ों, ये जो एक्शन है, जो फर्स्ट अथॉरिटी यहाँ पर किसी मतलब कि बोर्ड को दिया गया है, बट यहाँ पर फर्स्ट अथॉरिटी कौन है, पुलिस है। तो इसमें कुछ ग्रे एरियाज है जिसको यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें क्या करना है, उसको बैन करना होगा और ये जो एक्ट है इसमें हमें चेंजेस लाने की कुछ ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये देखिए ये आपका प्री का यहाँ पर फैक्ट निकल कर आता है। अब हमें यहाँ पर क्या मिली, कॉपर प्लेट मिले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर प्लेट है और इसे हम कैसे क्या कह रहे हैं, वाराह सील भी कह रहे हैं। आपका जो बादामी चालुक्य रूलर्स के टाइम का इसको माना जा रहा है कि बादामी चालुक्य रूलर्स आपको ये कहाँ मिलेंगे, आपके सदर्न साइड में। आप यहाँ इंडिया का मैप देखेंगे तो सदर्न कर्नाटका साइड में चालुक्य रूलर्स थे और यहाँ पर ये सील मिली, इसको वाराह सील कहा गया। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक आता है, किस पर फोकस जाता है, ये चालुक्य रूलर से शिला भत्रिका है ना, और उनकी पोट्री पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता था कि ये शिला जो भत्रिका है वो किस एरा से यहाँ पर बिलोंग करती हैं, किस डायनेस्टी से यहाँ पे बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स निकल कर आते हैं और ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए इसमें किस पर लाइट डाला है, शिला भत्रिका अ सेलिब्रेटेड संस्कृत पोइटेस of ancient India by establishing her as a daughter of the famed Chalukya emperor Pulakeshin II of the Badami modern Karnataka। अब देखिए यहाँ पर ये किसकी डॉटर थी, ये एक संस्कृत पोइटिस थी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो शिला भत्रिका जी थी वो कौन थी, संस्कृत पोइटिस थी। अब देखिए चालुक्य रूलर की बात हो रही, जब चालुक्य डायनेस्टी थी और ये किसकी डॉटर थी, पुलाकेशिन II ऑफ बादामी। प्रेजेंट टाइम में इसे हम क्या कहते हैं, कर्नाटका, जो हमारा कर्नाटका वाला रीजन है, तो वहां के जो एम्परर थे पुलाकेशिन, वो इनकी डॉटर थी। ठीक है, और ये क्या थी, एक संस्कृत पोइटिस थी। इनका उस टाइम पे आप देखेंगे कि मेल डोमिनेशन कितना ज्यादा होता था, है ना। उस टाइम पे स्टिल वो क्या थी, बहुत ही फेमस पोइटिस थी, संस्कृत में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। आप जो वेरियस यहाँ पे जो देखिए संस्कृत पोइटिक क्रिटिक राजशेखरा जी थे, वो 19th और 10th सेंचुरी थे, उन्होंने भी क्या किया था, गुजराती प्रतिभास जो शिला भत्रिका जी थे उनको यहाँ पे प्रेस किया था। उनका जो ब्यूटीफुल और एलिगेंट कंपोजिशन था संस्कृत भाषा में, जो पोइट्री यहाँ पे लिखती थी, उसको उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसके बारे में बताया है। शांता शेखले, उन्होंने भी क्या किया है कि जो शिला भत्रिका जी के जो वर्सेस थे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी और उनको इवन द सॉन्ग्स में भी क्या किया गया था, कंपोज किया गया था, जैसे कि टच चंद्रमा नवत, इट इज द सेम मून इन द स्काई। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि शिला भत्रिका वॉज एन चालुक्य प्रिंसेस, पॉसिबली द डॉटर ऑफ पुलकेशिन II, हु रूल्ड फ्रॉम 1610 to 642 C and had defeated हर्षवर्धन ऑफ द कन्नौज इन बैटल नियर द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के पास 16
618 सेंचुरी में, है ना। तो वहां पे क्या होता है, नर्मदा रिवर के पास यहाँ पे एक बैटल हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो चालुक्य ये एम्परर थे पुलकेशिन II, उन्होंने हर्षवर्धन को यहाँ पे डिफीट किया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत, ये सारे हिस्ट्री के आपके यहाँ पे फैक्ट्स निकल कर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बादामी चालुक्य रूलर्स थे, जो आपका ये कर्नाटका साइड में आता है। और यहाँ पे हमें एक सील मिली है, क्या, वराह सील इसको कहा जाता है। आप इस तरह ये कॉपर प्लेट मिली, इसको वराह सील कहा जाता है, जिससे यहाँ पे किस पर फोकस जाता है, शिला भत्रिका जी पर यहाँ पर मेनली फोकस जाता है। ये संस्कृत पोइटिस थी। अब यहाँ पे मतलब यही बताया जा रहा है कि जहां पर हम एक मेल डोमिनेट सोसाइटी देखते हैं, आप एंशिएंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, जहां पे मेल का डोमिनेशन कितना ज्यादा होता था, उस टाइम पर भी ये मतलब कि डिसाइफर करती हैं कि विमेन यहाँ पर किस तरीके से सामने निकल कर आती हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया इट्स SDG प्लेस गोल एंड स्ट्रेटेजी टू अप्लाई। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आपके यहाँ पर क्या है, 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो हमारे 17 डेवलपमेंट जो गोल्स हैं क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये टोटल कितने हैं आपके, 17 हैं। और इसको ही हम अगर क्या फर्दर डिस्क्राइब करते हैं तो टोटल अगर हम इसको टुकड़ों में बांटते हैं तो ये 33 होकर निकल कर आते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन टारगेट ये है कि जो हमारी UN है, यूनाइटेड नेशन, मेन टारगेट ये है कि हमारे जो जितने ये 17 सस्टेनेबल SDGs हैं, इनको 2030 तक हमें क्या करना है, अचीव करना है। सारे नेशन इसमें जुटे हुए हैं कि हम क्या करें, ये जो पूरे टारगेट्स हैं हमारे 17 टारगेट्स हैं, उसको 2030 तक हम क्या करें, अचीव कर सकें। इंडिया भी इस रेस में हमारे साथ है। और इस आर्टिकल में मेनली यही डिस्कस किया गया है कि हमने अब तक कितनी प्रोग्रेस कर ली है। तो इसमें देखा जा रहा है कि आप देखेंगे कि जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, जो गवर्नर्स थे सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंडर में, तो उसमें ये कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीम्स टू बी स्लोइंग डाउन। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, इंडिया में बात की जा रही है कि जो हमारा टारगेट है SDG को, यहाँ पर जो हमें प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया यहाँ पर ग्लोबल स्केल में देखें तो हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेस यहाँ पर फाइंड की है। और हम धीरे धीरे क्या करें, हमारे जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर अचीव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए SDG फ्रेमवर्क सेट टारगेट्स for 231 unique indicators across 17 SDG goals related to economic development, social welfare, environmental sustainability to be met by 2030। हमारा मेन टारगेट है 2030 तक हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे जो ये 17 SDG गोल्स हैं उनको यहाँ पर अचीव करना है। इसकी कुछ अब देखिए, इसके लिए हम वेरियस जो अगर हम बात करते हैं कि हम इसमें से हम ऑन टारगेट पर हैं, इंडिया क्या है, ऑन टारगेट पर है। बट स्टिल हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं इस आर्टिकल में कि हम अभी किस पे चल रहे हैं, ऑन टारगेट पर चल रहे हैं। बट ये जो अचीवमेंट है वो आपको इक्वल नहीं दिखेगी। इक्वल इन द सेंस कि जैसे इंडिया तो बहुत बड़ा है, आप ये इंडिया देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है कि हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये पूरा नेशन आ गया। अब नेशन में क्या, यहाँ पे स्टेट्स हैं, स्टेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर आपको पंचायत, ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी और म्यूनिसिपैलिटीज देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर हमें ये टारगेट्स अचीव करने होंगे तो मेनली हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ये टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि जो हम यहाँ पे ऑन टारगेट पर हैं, हमारे जो 14 जो मीटिंग मतलब कि 33 जो हमारे SDGs हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें से हमने जो 14 हैं उनको हमने अचीव कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, नियोनेटल अंडर 5 मोर्टेलिटी, फुल वैक्सीनेशन, इम्प्रूव सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एंड तो ये सारी चीजों को हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। बट स्टिल ये जो हमारा ऑन टारगेट डेजिग्नेशन है वो इक्वली अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ 707 पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 286 एंड 208 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या है, सिर्फ ऑन टारगेट है। अदरवाइज जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऑन टारगेट नहीं है, आपकी ऑफ टारगेट यहाँ पर चल रही हैं। ओके जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि इंडिकेटर जैसे कि एलिमिनेटिंग एडोलेसेंस प्रेगनेंसी, रिड्यूसिंग मल्टीनेशनल पॉवर्टी, women having बैंक अकाउंट्स हैव इम्प्रूव्ड अक्रॉस दी मेजोरिटी। हम कई एरिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वुमेन्स यहाँ पर सामने बढ़कर आ रही है, उनकी जो मतलब कि उनके बैंक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, जो पॉवर्टी धीरे धीरे एलिमिनेट हो रही है। बट स्टिल ये कुछ ही मतलब की लेवल पर हो पा रहा है और पूरे जो आपके पैन इंडिया बेसिस पर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अचीव अभी भी नहीं किया जा पा रहा है। ओके तो बस इसमें यही कि जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, कि एजुकेशन की बात करते हैं, है ना।
एजुकेशन की बात करें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं, अब देखिए गर्ल एजुकेशन आ गया तो इसमें यही क्या है, हमारा ये एक टारगेट ही है एजुकेशन में जिसमें हम जा रहे हैं कि हमारा क्या है कि ये टारगेट है कि सभी को यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर मिले। जेंडर इक्वालिटी की बात करें, जेंडर इक्वालिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी एजुकेशन की सारी बात आ जाती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली यहाँ पर क्या है कि women's well-being and gender inequality. No district in India has yet succeeded in eliminating the practice of girl child marriage before the legal age of 18. यहाँ पर एक भी इंडिया में आपको एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने मतलब कि ये जो गर्ल चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज की यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट किया हो। ओके तो मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ एरियाज में यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म किया, बट अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें तो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाए। ओके तो उसमें बस यही कहा जा रहा है कि हमें एक किसकी जरूरत है, एक डिकेडल प्लान की जरूरत है, एक इनोवेटिव न्यू पॉलिसी की जरूरत है, जिसके कारण हम क्या कर सकें, हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, सारे स्टेट्स को यहाँ पे एस्पायर कर सकें, ताकि हम हमारे जो ये SDGs गोल हैं उसको हम यहाँ पर टारगेट कर सकें, उनको यहाँ पर पूरी 2030 तक अचीव कर सकें। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, आज है 1 मई। 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ लेबर डे। आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि 1 मई को हम एज अ लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी की बेसिस पे इस आर्टिकल को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए इस आर्टिकल में कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक यहाँ पर फैक्ट निकल कर आता है क्या कि जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये कब फॉर्म हुआ था, ये आपका जब UN था, है ना, यूनाइटेड नेशन, इससे भी पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था 1919 में। ओके इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना है, जो लेबर्स हैं उनको यहाँ पर मेनली प्रोवाइड करना क्या है, जो इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी एलिवेशन है, वेजेस यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ पे वेजेस टाइम पर नहीं मिलते, वर्किंग आवर है, डिसेंट एंड डिग्निटी वाला जो वर्क है, तो इन सारे फैक्टर्स पर ध्यान रखते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ताकि जो लेबर्स के राइट्स हैं और वो उनको क्या मतलब अच्छे से उन्हें यहाँ पर मिल सके। बट हमें धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये लेबर्स के राइट है आफ्टर कोविड-19, स्पेशली यहाँ पे कोविड-19 के बाद से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो लेबर के राइट्स हैं वो धीरे धीरे डिग्रेडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें यहाँ पर मेन जो हमें क्या करना होगा, सोशल जस्टिस को प्रायोरिटाइज करना होगा। कोविड-19 के बाद से हमने क्या देखा है कि through COVID-19 have seen not recognized, let alone rewarded, their voice are not being heard clearly enough. COVID-19 के बाद से जो हमारे लेबर्स हैं उनकी जो वॉइस है उनको यहाँ पे नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स को क्या करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात कर दी गई है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर किया है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके 2 आर्टिकल निकल कर आते हैं, एक ये वाला आर्टिकल और नेक्स्ट पेज में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द इरोजन ऑफ हार्ड वॉन लेबर राइट्स, है ना। तो दोनों आर्टिकल को हम मिक्स करके यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि कोविड-19 के बाद से जो वर्किंग आवर्स उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ओके और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो वेजेस है उसमें यहाँ पर कमी आई है, वेजेस को यहाँ पे कम कर दिया गया है। हम यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, एक डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ये हमारा एक गोल भी है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आपका जो 8th वाला गोल है ना, उसमें क्या कहा है कि डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो यहाँ पर क्या है, डिसेंट वर्क फॉर ऑल, इट मीन्स यहाँ पे जो चाहे वो मैन हो या फिर विमेन हो, दोनों के लिए क्या हो, अगर हम दोनों काम कर रहे हैं, दोनों सेम चीज कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल वेज मिलना चाहिए। बट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उन्हें इक्वालिटी, जो हमारा इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, हम जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए ये जो गोल्स हैं आप इसको यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आप अगर जब आंसर लिखने जाते हैं तो इनको यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ओके तो एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्वालिटी एजुकेशन को हम डाल सकते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग की बात करते हैं तो वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है R3 उसमें हम बात कर सकते हैं। ओके रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अब देखिए ये 10th है, इसको भी हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, हमारे जो लेबर हैं, जो हम इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है सोसाइटी में, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है तो देखिए इसमें यही बात की गई कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बना था कि सोसाइटी से जो लेबर्स हैं उनको एक डिसेंट वर्क प्रोवाइड कर सकें। बट धीरे धीरे हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जो पीपल है, जो हमारी पॉलिसीज इस टाइम पर आ रही हैं, वो कैसी होती जा रही, ह्यूमन सेंटर्ड हो रही हैं। allow people to pursue both their material well-being and their spiritual development in condition of freedom, dignity, economic security and equal opportunity। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था जब हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था कि जो पीपल वो
काम हो कैसा हो, ह्यूमन सेंटर्ड हो, पीपल अपने जो मटेरियल वेलबींग है उसको भी यहाँ पे परस्यू कर सके, और उनकी जो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है और फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी, जो सिक्योरिटी है उसको भी वहाँ पे क्या कर सके, वो उनके पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी हो। बट यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है कि धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि हमें एक क्रिएट करना होगा, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा, सारे जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, सॉलिडरिटीज हैं, वो एक साथ आए और ग्रेटर पॉलिसी यहाँ पर लेकर आना होगा, एफर्ट्स लेकर आने होंगे, जिससे हम क्या कर सकें, जो ये सोशल जस्टिस है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकें। देखिए, वी नीड अ ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। द कोलिशन विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज एंड स्टेक होल्डर्स. It will position social justice as a keystone of the global recovery so that it is prioritized इन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिसीज एंड एक्शन. तो यहाँ पर क्या करेगा, हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसके कारण जो ग्लोबल, हमें यहाँ पर जो ग्लोबल रिकवरी को लिए एक की स्टोन की तरह सामने आएगा. ये क्या करेगा, इकोनॉमिकली, सोशली एंड इन्वायरमेंटली यहाँ पे वर्ल्ड को रीशेप करने की बात की गई. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, लेबर में सिर्फ वो लेबर नहीं आते जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट में दिखते हैं कि वो सब जो डेली वेजेस लेबर्स हैं. लेबर्स में हम यहाँ पर लेबर्स हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अब अगर आप आईटी सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी भी सेक्टर में जॉब करें, तो आप क्या है, एक तरीके से लेबर हैं. तो आप क्या चाहेंगे कि आपका जो वेज हो, आपकी जो सैलरी हो, वो यहाँ पर एक जितना काम आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे मिले, आपका वेज आपका सही हो, ठीक है, आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो सही हो, आपके पास यहाँ पर एक सिक्योरिटी हो, तभी तो आप करेंगे. हम यहाँ पे क्या एक नेट सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ्टी वॉल की बात की जाती है. ये सारी मतलब क्या, जब आप यहाँ पे रिटायर होते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या सेफ्टी रहेंगे, क्या हमारे पास यहाँ पे इंसेंटिव्स हमें दिए जाएंगे. तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे मतलब किसके अंदर, लेबर की कंडीशन के अंदर. तो ये सारी चीजें हमें कौन देता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इन सारी चीजों पर फोकस करते हुए ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इसी से रिलेटेड हमारा जो है कि इरोजन ऑफ हार्ड वॉन लेबर राइट्स. कोविड-19 के बाद से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो सारे स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे क्या करें कि जो वर्किंग आवर लेबर्स का वर्किंग आवर उसको यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि हम क्या करेंगे, जो वर्किंग आवर है उसको इंक्रीज करेंगे. अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे क्या सेट किया गया है कि मतलब कि आप वन डे में, एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, 8 आवर्स का ये टाइम सेट करके रखा है. और वीक में, 1 वीक में आपको यहाँ पर कितने 48 आवर्स का आपका वर्क रहेगा, ठीक है, इसको सेट करके रखा. बट अब स्टेट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर हम वर्किंग आवर को यहाँ पर ज्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो ज्यादा बढ़ेगा. अब यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है वो तो इसको ग्रीन सिग्नल ही देंगे, ओके, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है. जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो उसको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ही प्रोवाइड करेगी. अब उन्होंने यहाँ पर वेरियस स्टेट क्या कर रहे हैं कि ये जो वर्किंग आवर है इसको यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं. अभी जो 10 आवर है इसको यहाँ पे 8 आवर है, इसको यहाँ पे 10 आवर करने की बात की जा रही है. इससे क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो बूम होगा. बट इसके जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पर्सन पर, उसके बारे में यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको टोटली यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है. ओके, अब देखिए इसी के चलते हमने यहाँ पे क्या देखा है कि देखिए हम डेज में यहाँ पर क्या करेंगे, उसको वर्किंग आवर है उसको इंक्रीज करेंगे, बट वीक में आपको टोटल वो जब इसको आप काउंट करेंगे, सम अप करेंगे तो 48 आवर ही होगा. ठीक है, मतलब कि आपने दिन में कितना काम करवा लिए, 10 घंटे काम करवा लिए, 12 घंटे काम करवा लिए, कुछ दिन यहाँ पर कम हो गया, फिर आपने कुछ गैप दे दिया. बट अगर हम 1 वीक का पूरा ऐड करेंगे तो उसमें कितना होगा, 48 आवर्स पूरा इंक्लूड होकर निकल आएगा. ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पे जो वेरियस कंट्रीज हैं, अभी हमने क्या देखा, इंडिया में एट प्रेजेंट तमिलनाडु और केरल की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे क्या करने जा रही है, यहाँ पर जो वर्किंग आवर, इसके लिए यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्किंग आवर को बढ़ाएंगे. तो केरल में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसके कारण अभी तो ये जो बिल आया वो होल्ड पर है. बट तमिलनाडु में भी अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हम वर्किंग आवर को इंक्रीज करेंगे. इससे क्या होगा, देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो यहाँ पर बूम करेगा. ओके, तो देखिए इन 1889 द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर दैट द इन कॉम्बिनेशन ऑफ द हेमार्क स्क्वायर अफेयर. अब यहाँ पे हेमार्क स्क्वायर अफेयर होती है, पूरी हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है, आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि 1886 में यहाँ पे शिकागो में यूनाइटेड स्टेट बिकम अ मेजर साइट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन बाय लेबर यूनियंस इन सपोर्ट ऑफ 8 आवर वर्क डे. यहाँ पर 8 आवर वर्क डे को सपोर्ट करने के लिए पूरा एक लेबर्स का यूनियन आता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 1886 में फिर इसकी मीटिंग होती है कि जो एंटी वर्कर एक्शन है उसको कंडेम करने के लिए यहाँ पर जो लेबर एनार्किस्ट है उनके यहाँ पर मीटिंग होती है.
फिर ये कहाँ पर होती है, आपका यहाँ पर जो हे मार्केट स्क्वायर अफेयर है वहाँ पे पूरी मीटिंग होती है। बट ये जो मीटिंग है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ही वॉलेंट हो जाती है, मतलब पुलिस भी हो जाती है और जो वर्कर्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, वॉलेंट हो जाती है। जो पीसफुल मीटिंग थी वो एक वॉलेंट हो जाती है, यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह ये सारी चीज़ों, इवन पुलिस भी यहाँ पे फायर कर देती है। तो इसी को यहाँ पे कम्युनिस्ट करने के लिए हम 1 मई को, मतलब ये जो पूरी मीटिंग हुई थी इसी की याद में हम 1 मई को एज अ लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके अब यहाँ पे क्या किया, मेनली जो वर्किंग आवर्स है उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है कि हमें वर्किंग आवर्स को क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो इसमें बस यही कि अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस ये आ जाते हैं, देखिए अगर हम एक टाइम लिमिट होती है, एक पर्सन की लिमिट होती है कि वो कितना काम कर सकता है, इससे क्या होगा, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो फैमिली का प्रेशर भी बढ़ता है कि आप हमें फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते तो फैमिली प्रेशर बढ़ता है। इवन अगर आपके पास काम का ज़्यादा लोड होता है तो घर में भी आप काम करते हैं और जब फैमिली को टाइम नहीं दे पाते तो फैमिली के यहाँ पे क्या होता है, फैमिली इश्यूज आपके सामने आते हैं। थर्ड, मेंटली जो पर्सन होता है वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है और जब मेंटली यहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो वो फिर क्या करता है, काम पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं कर पाता। तो ये सारे चैलेंजेस हमें क्या करने पड़ता है, फेस करने पड़ते हैं। ओके तो देखिए अब देखिए हमारा अगर हम देखें ब्रिटिश, जब हम यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर्स थे, उनके साथ हमारा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या था, ये वर्किंग आवर को ही लेकर था। वो हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और उस बेसिस पर हमें वेजेस भी प्रोवाइड नहीं होते थे। आपका एक ये भी रीज़न आ जाता है कि हमसे काम तो बहुत लिया जाता है बट उतना जो हमें उससे वेजेस मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। ओके तो बाय एक्सटेंडिंग द आवर ऑफ वर्क एंड इंश्योरिंग जॉब इनसिक्योरिटी वी आर सेटिंग द क्लॉक बैक टू द 19th सेंचुरी नेम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर क्या कर रहे हैं, जो हम 19th सेंचुरी में फिर से जा रहे हैं कि सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हम यहाँ पे काम ज्यादा ले रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एज वेल एज ट्रेड यूनियन कॉपरेशन, सेव अ फ्यू इंस्टेंसेस स्टेट्स आर एबल टू चेंज लेबर लॉ विदाउट मच अपोजिशन। अब यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं, इसलिए यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, लॉज जो लेबर लॉज है इनमें यहाँ पे चेंज करने की बात की जा रही है। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये आर्टिकल जो है फोकस ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको हमने कई बार डिस्कस किया है कि यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो रही है। हमने यहाँ पे देखी कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसको यहाँ पे लेकर बात चल रही है। इसको हमने कई बार डिस्कस किया है कि इसमें क्या है, चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पे बातचीत हुई। यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, यहाँ पे 18 टॉक हुआ। अभी यहाँ पे देख रहे हैं 2020 से LAC में हमारे क्या चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और यहाँ पे मीटिंग हो रही है बट कुछ भी यहाँ पर जो एक रिजल्ट है वो हमारे सामने नहीं आ रहा, एक जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा। अब हमने इसको डिस्कस किया था कि चाइना ने क्या कहा कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हमें क्या करना होगा, एक अलग पोजीशन में रखना होगा और जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है उससे एक अलग पोजीशन में रखना होगा और हमारे रिलेशंस को यहाँ पर नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स को आप साइड में रखिए और हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, उसको यहाँ पर कंटिन्यू करते रहें। ओके तो इसमें सिर्फ वही सारी चीज़ें हमने इसको कई बार डिस्कस की। देखिए इसमें क्या है, पोजीशन मैनेजिंग द LAC should certainly remain the priority for both sides, prevent the recurrence of clashes in 2020. India and China cannot restore normalcy in relation under the shadow of lingering unpredictability on the border. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जब तक बॉर्डर में हम, इंडिया ने कहा कि जब तक बॉर्डर में यहाँ पे हमारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हमारे जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए अब यहाँ पे बात की जा रही है कि स्ट्रे डॉग्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे लिंक किया गया है जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है और स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे, कि जहाँ पर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्ट्रे डॉग्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। द पॉपुलेशन बूम इन इंडियन सिटीज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्ट्रैगरिंग राइज इन सॉलिड वेस्ट। यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इंडियन सिटीज में, जिसके कारण यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है, हम कई बार क्या होता है जो हमारा फूड होता है, जो हम वेस्ट बच जाता है उसको हम फिर क्या कर देते हैं, वेस्ट में डंप कर देते हैं और धीरे धीरे क्या बन जाता है, यही जो वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। पूरे दिन में हम यहाँ पर देखें इंडिया की हम बात करते हैं तो 1,50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। सिटीज हैव ऑल्सो विटनेस्ड अ शार्प इंक्रीज इन स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन विच एज पर ऑफ ऑफिशियल 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस 1.5 करोड़। इंडिया अगर हम देखें 2019 का ये डेटा है, इंडिया में 1.5 करोड़ यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं। ठीक है, और ये नंबर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो ये हम जनरेट होता है, यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, तो यहाँ पर जो डॉग्स होते हैं वो एक स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं और यहाँ पर
चारों तरफ ढूंढते रहते हैं। अब देखिए कोई यहाँ पर जो एनिमल है वो भूखा है तो वो खाने की तलाश में होगा। अब यहाँ से सॉलिड वेस्ट से उनको बहुत ज्यादा क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे गार्बेज साइड में आपने देखा होगा जहां भी आप सॉलिड वेस्ट की यहाँ पे डंपिंग की जाती है, जो सॉलिड वेस्ट के लैंडफिल्स होते हैं, वहां पे हमें स्ट्रीट डॉग्स के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे ये पिक्चर भी देख सकते हैं कि स्ट्रे डॉग ईटिंग द गार्बेज इन पॉल्यूटेड रिवर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की ये पिक्चर है। इसमें यहाँ पे जो गार्बेज है स्ट्रे डॉग्स यहाँ पर क्या करें, उसको उनके लिए यहाँ पे बहुत सारा फूड मिल जाता है। अब देखिए इससे यहाँ पे बहुत सारे केसेस भी आपके बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2015 की स्टडी आई कंडक्टेड 10 इंडियन मेट्रो सिटीज फाउंड अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन, अमाउंट ऑफ म्यूनिसिपल एंड फूड वेस्ट जनरेटेड, द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन द सिटीज। यहाँ पे 2015 की एक स्टडी है, उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने 10 इंडियन मेट्रो सिटीज में क्या किया, स्टडी कंडक्ट की, जिसमें हमें लिंक मिला कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है इसके कारण क्या हो रहा है, वेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सॉलिड वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। और ये जो फूड वेस्ट, स्पेशली यहाँ पे फूड वेस्ट की बात की जा रही है, और ये जो फूड वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसके कारण जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनका भी नंबर हमें क्या देखते हुए नजर आ रहा है कि वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे न्यू एबीसी जो रूल्स आए हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में, इसको क्या किया गया, इसमें कुछ रूल्स में चेंज किया गया है कि हम क्या करेंगे, डॉग्स को यहाँ पे ट्रैप करेंगे, कैप्चर करेंगे, उन्हें स्टरलाइज करेंगे और फिर उसको फिर से यहाँ पे रिलीज कर देंगे, जिससे उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो कंट्रोल होगी। बट हमें कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि जो डॉग्स है जब वो हमें यहाँ पे काटते हैं, वो अटैक करते हैं, तो इसकी रेबीज के जो केसेस है वो भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे। वैक्सीनेशन ड्राइव्स को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना होगा। और जो सप्लाई ऑफ वैक्सीन है इरेगुलर, हमने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था कि स्टेट्स में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इरेगुलर वैक्सीन का सप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ पे रेगुलरिटी को मेंटेन करना होगा। डिले इन सीकिंग ट्रीटमेंट्स, कई बार जो लोग होते हैं ट्रीटमेंट को यहाँ पर डिले कर देते हैं, उसको सीख करने में ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलती है, लोगों की यहाँ पर डेथ होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर हमें एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है, जिसमें जो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है इसमें जो लैक्स हैं, है ना, इसमें जो लैक्यूनाज हैं उसको यहाँ पे एड्रेस करने की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें यहाँ पर बात की जाए, एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। इसमें मेनली क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी होगी वो 251.2 मिलियन मैट्रिक टन पर annum हो जाएगी। इससे ये इंडिया को क्या बना देगा, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनर इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया इस टाइम पे फोर्थ लार्जेस्ट, वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट, और एशिया में फर्स्ट यहाँ पर क्या आता है, सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनर यहाँ पर सामने बनकर आता है। अब यहाँ पे क्या है, बरसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, एक 60 मिलियन टन का यहाँ पे प्रोजेक्ट है। किसके बीच में, सऊदी अरमेको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बस इशू ये आ रहा है कि ये जो सेटअप है, मतलब कि ये जो रिफाइनरी है इसको यहाँ कहाँ पर सेटअप किया जाए। तो इसमें जो कुछ एक विलेज था, बरसू सोलगन विलेज था, यहाँ पर सेटअप करने की बात करी, बट यहाँ पे जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, और अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिफाइनरी को यहाँ पे सेटअप करते हैं तो इससे और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे जो आसपास के लोग हों उनको यहाँ पे इसके जो इनवर्स इफेक्ट है वो फेस करने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इसको यहाँ पर बात करें कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द यहाँ पे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ये आया हुआ है जो प्रोजेक्ट, ये 2021 से आया हुआ है, आप देख रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक अप्रोप्रिएट लैंड नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सेकेंडली द पार्टी इज टचिंग द प्रोजेक्ट एज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन द पेट्रोकेमिकल सेक्टर, रिड्यूसिंग द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट एंड फर्दर बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। अब इसमें ये हो रहा है कि कंसर्न आ रहा है जो ये प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, कि डिले होने के कारण क्यों हमें लैंड नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण यहाँ पे डिले हो रहा है। तो इसलिए ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, गुजरात कंटिन्यूज टू विटनेस डेथ ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स डिस्पाइट बैन। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो क्या है, इंडिया में बैन है, बट स्टिल हमें गुजरात में क्या देखने को मिल रहा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण हम यहाँ पे डेथ को विटनेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मार्च 22 एंड अप्रैल 26, 2023 8 people have died while cleaning sewage in various parts of Gujarat, raising concern about continue। अब यहाँ पे क्या, मैनुअल स्कैवेंजिंग तो बैन है, बट इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को कई एरिया में यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं तो
मार्च गुजरात में क्या हुआ, यहाँ पर 8 लोगों की जान जा चुकी है मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण। ओके, यहाँ पे एनएचआरसी यहाँ पे प्रूव किया है कि आफ्टर द सर्ज ऑफ डेथ गुजरात कांग्रेस लीडर, यहाँ पे उन्होंने कहा कि सीकिंग द प्रोवर नेशनल राइट्स बॉडी इन द डेथ एंड सैनिटेशन वर्कर्स इन गुजरात। तो यहाँ पे जो सैनिटेशन वर्कर गुजरात के, अब इसमें यहाँ पे एक्शंस लिए जाएंगे कि ताकि यहाँ पे जो अब तक हम देखें 95 डेथ हो चुकी हैं, किसके कारण, मैनुअल स्कैवेंजर्स की। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो सीवेज वगैरह यहाँ पे जो साफ करते हैं तो उनके कारण। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग तो बैन है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ एरियाज में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं तो ये कब बैन हुआ था, इसके लिए यहाँ पे एक्ट आया था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में ये एक्ट आया था, जिसके तहत इंडिया ने पूरी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया। बट स्टिल यहाँ पे कुछ एरियाज में इसको क्या किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। ओके, तो आज हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।